طور पे कौन से इकदाम किए? क्या मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश किया? क्या पार्लियामेंटेरियन से मिले? क्या दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कॉन्फिडेंस में लिया? क्या अमल उन्होंने किया? क्या गांधी समाधि पे धरना दिया? क्या पार्लियामेंट के आगे धरना दिया? आपका ऑटोनॉमी का प्रोग्राम आप देख लीजिए, किस जोर शोर से डॉक्टर साहब ने पूरे कौम को ये ले लिया कि एश्योरेंस दे दी कि हम ऑटोनॉमी ला रहे हैं, हम लाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका जो हश्र हुआ वो भी आपके सामने। साहब को ये बात याद रखनी चाहिए थी कि 370 पार्लियामेंट मेंबर नहीं थे किसानों के पास, लेकिन उन्होंने अपनी बात तो मनवा ली। उनके पास नहीं थे 370, अपर हाउस में 250 लोग नहीं थे उनके पास, लोअर हाउस में 370 लोग नहीं थे आजाद साहब उनके पास, लेकिन फिर भी दे कंपेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विथड्रॉ दोज ऑर्डिनेंसेस। तो जब वो कर सकते हैं तो जमहूरी मुल्क में आप मायूस करें लोगों को कि ये नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है वो 370 को भी ऑटोनॉमी के नारे की तरह एक नारा बनाकर लोगों से सिर्फ इख्तिदार के लिए वोट लेना चाहती को आगे बढ़ाती है। और अगर कोई शख्स या कोई फर्द या कोई तंजीम उम्मीदों पे पानी फेरना चाहती है, लोगों को मायूस करना चाहती है, मायूसियां फैलाना चाहती है, तो वो कौम के तईं कोई खिदमत नहीं कर रही है, कोई अच्छी बात नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। मौजूदा सरकार जिस तरीके से चल रही है और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाए जा रही है, उसके बाद आपको बता दूं कि कश्मीर में काफ़ी हलचल पैदा हो गई है। मगर आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में जिस तरीके से ड्रग हो रहा है और जिस तरीके से यूथ जो है ड्रग में मुब्तला हो रहे हैं, इसकी और कोई नज़रसाज नहीं कर रहा। आपको बता दूं कि इस सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज सियासत चल रही है और जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, निज़ाम भी बदल भी रहा है और नए नए लोग सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखेंगे आप करंट सिचुएशन जम्मू कश्मीर की को? करंट सिचुएशन वही है जो आप देख रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के स्टेटस को शबखून मारा गया, तब से आज तक कोई फ़र्क नहीं है। बारिंग कि दे कैन बोस्ट ऑफ दिस थिंग कि यहाँ स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, हड़तालें नहीं हो रही हैं, उसके बगैर अगर आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट की फ्रंट पे या लोगों के इत्मीनान पे के हक में कोई बात हुई है, कोई डेवलपमेंट हुई है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बारिंग की दे कैन बोस्ट एंड वी एडमिट दैट कि वहाँ जी पत्थरबाजी नहीं हो रही है, हड़तालें नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतरी हुई है, दैट वी एडमिट। रेस्ट जो बातें हो रही हैं वो सारी अबस हैं, हवाई है, ख्याल है और कुछ भी नहीं है। ऑन ग्राउंड देयर इज़ नथिंग। काफ़ी तरह ऐसी पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हम देंगे, हम 370 वापस लाएंगे, हम 35A वापस लाएंगे और लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। आज जगह जगह पे जो है कन्वेंशन करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां जो लोगों से मिलती हैं, तो क्या लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं वर्गलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मिनहाइसुल कौम पूरी एंटायर कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की इस बात की तलबगार है, इस बात का हमारा डिमांड है हमारे कि हमसे जो छीना गया हमसे हमें वापस दिया जाए। एक कानूनी शक थी 370-35A, ये कोई हवा में कोई बात नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की गारंटी थी इसमें। तो जिस गैर कानूनी तरीके से इसको हमसे छीना गया, तो जम्मू कश्मीर का कोई भी बाशऊर फ़र्द ऐसा नहीं होगा जो 370 और 35A को वापस नहीं चाहता होगा। तो जो लोग इसके बारे में मायूसियाँ फैलाएं कि भाई साहब ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, तो वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो उनके अंदर मायूसी फैला रहे हैं, वो उनके उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। उम्मीद एक ज़िंदगी का एक होती है, वो कारण होता है। विदाउट होप, होप ही इंसान को ज़िंदा रखती है। और सियासत हो, समाजी मामलात हो, सकाफ़त हो, उम्मीद इंसान को आगे बढ़ाती है। और अगर कोई शख्स या कोई फ़र्द या कोई तंजीम उम्मीदों पे पानी फेरना चाहती है, लोगों को मायूस करना चाहती है, मायूसियाँ फैलाना चाहती है, तो वो कौम के तईं कोई खिदमत नहीं कर रही है, कोई अच्छी बात नहीं कर रही है। खुर्शीद साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इक़्तिदार में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रह चुकी है, PDP भी रह चुकी है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा इक़्तिदार जम्मू कश्मीर की संभाली है। अब जिस तरीके से कौम उभर के सामने आ रही है और नौजवान सामने आ रहे हैं और वो भी सियासत का रुख कर रहे हैं, तो आज जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के जो दावे रखते हैं, क्या लगता है कि लोगों के हित में है या लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दीदीना पार्टी है, पहले एक ही पार्टी थी यहाँ पे, तो उसके बाद PDP का वजूद अमल में आया। तो ये एक दीदीना सियासी तंजीमें हैं, इनकी सोच, इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनके जो मैनिफेस्टोज हैं, इनकी अपनी हैं। देखने वाली बात यह है कि एज ए कॉमन सिटीज़न या जो मैं इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस में मैं काम कर रहा हूँ, मैं जब एनालिसिस करता हूँ
तो मैं देखता हूँ कि पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा है सियासी तौर पे, जो आवाम को बातें बताई गई, जिन इश्यूज़ पे आवाम से मैंडेट लिया गया, जिन इश्यूज़ से हिमायत हासिल की गई, वो सारे डकोसले साबित हुए। आपको मैं याद ला दूँ, मैं शेख साहब का पूरे 47 पे नहीं जाऊँगा, मैं आपको डॉक्टर फारूक साहब का एटॉनमी का प्रोग्राम आप देख लीजिए, किस ज़ोर शोर से डॉक्टर साहब ने पूरे कौम को ये ले लिया कि एश्योरेंस दे दी कि हम एटॉनमी ला रहे हैं, हम लाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका जो हशर हुआ वो भी आपके सामने है। और उसके हशर के बाद जब वो रद्दी डब्बे में डाला गया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिएक्शन और उस पर उनका जो एक्शन होना चाहिए था वो कहीं आपको दिख नहीं रहा है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि 370 को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है वो 370 को भी एटॉनमी के नारे की तरह एक नारा बनाकर लोगों से सिर्फ इक़्तिदार के लिए वोट लेना चाहती है। दैट आई पर्सनली फील, मेरा नज़रिया ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 साल एटॉनमी के नाम पे लोगों को धोखा दिया, अब फिर से एक नया डकोसला पैदा कर दिया। दे आर नॉट सीरियस, क्योंकि मैं एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि जब आप कोई डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट की कोई डिमांड हो, आप डिमांड सामने रखते हैं, उसके बाद उस डिमांड को हासिल करने के लिए आपके पास एक लाही अमल होता है, रोड मैप होता है। भाई साहब, हम मेमोरेंडम देंगे, हम धरना देंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम मिलेंगे, हम लोगों से मिलेंगे। 370 के हुसूल के लिए मुझे आज भी कुछ भी डिमांड अपनी मीटिंग्स में बात करने के अलावा, आप मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तंजीमें जो उसमें शामिल हैं, उन्होंने 370 को हासिल करने के लिए अमली तौर पे कौन से इकदाम किए? क्या मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश किया? क्या पार्लियामेंटेरियन से मिले? क्या दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कॉन्फिडेंस में लिया? क्या अमल उन्होंने किया? क्या गांधी समाधि पे धरना दिया? क्या पार्लियामेंट के आगे धरना दिया? देयर इज़ नो सब्सटेंशियल, जो हम कहेंगे ना, एक्टिव इक़दामात, अमली इक़दामात हुसूल के लिए, टू गेट जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, या लोगों की बात को हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाने के लिए 370 के धारा के हक़ में, 35 के धारा के हक़ में आज तक भारत के अवाम को, जो जिनका हम एक हिस्सा हैं, उन तक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी जो दूसरी तंजीमें उनमें शामिल हैं इस वक्त 370 को लेके, वो बता दें कि उन्होंने इसके हुसूल के लिए क्या इक़दामात, अमली इक़दामात क्या किए उन्हें। क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से वाबस्ता रहा हूँ, मुलाज़िमीन के मुतालबात, दूसरे तबकात के मुतालबात, जब ये मुतालबा आपका है, मुझे आप बता दीजिए इस मुतालबे को हासिल करने के लिए आपने पिछले 3 साल में कौन सा एक कदम आपने उठाया है? आपने दुरुस्त फरमाया। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। पीपल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे फेज़ हैं जो यूथ भी है, मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां हैं जहां पे बहुत सीनियर लीडर बैठे हुए और यूथ को आगे आने का मौका नहीं देते। क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसमें यूथ के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं? कितने लोग, अगर यूथ आती है तो कितने लोग अभी तक जुड़ पाए हैं? देखिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो वजूद है ये आज का नहीं है, ये एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद का वजूद नहीं है। ये बात आपके सवाल के साथ जुड़ी नहीं है, बट आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट। ये तंजीम 1960 में वजूद में आई है। ये ख्वाजा अब्दुल गनी लोन, जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हुकूमत यहाँ थी, जब उनका दौरा था, तब ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की सियासत में थे। ये तंजीम उनकी विरासत है। तो आज अब आप यूथ की बात कर रहे हैं, कमिंग टू द पॉइंट, जो इस वक्त उसके सरबराह है सजाद गनी लोन साहब, वो एक नौजवान लीडर है। नौजवानों की बात, नौजवान के मसाइल, नौजवान के दुख, नौजवान के जज्बात को समझ लेते हैं, क्योंकि वो खुद उन तमाम मराहिल से गुजरे हैं। वो जेल गए, टॉर्चर हुआ, अजियतें उठाई, मुसीबतें उठाई, बाप के रिलीज़ के लिए दिल्ली वगैरह बैरूनी रियासत जेलों में जाते रहे अपनी वालिदा के साथ, खुद गिरफ्तार हुए, खुद अजियतें, टॉर्चर उठाया। तो वो सारी बातें जो उन पर गुजरी हैं, जो आज का नौजवान रियासत जम्मू कश्मीर का जिन मसाइल से दो चार है, और सजाद गनी लोन उन मसाइल से वाकिफ़ है और उनके हल के लिए उसके पास एक रोड मैप है। न सिर्फ वाकिफ़ है, बल्कि उनको हल करने के लिए, मैं कह रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ, अगर किसी लीडर के पास यहाँ के नौजवानों के मसाइल के सद्भाव के लिए कोई रोड मैप है तो वो सजाद गनी लोन है। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से अलहदगी कर ली, और अब जिस तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, खासकर पहले बीजेपी को ज़्यादातर नज़रों में रखते थे जितनी भी रीजनल पार्टियां थी, मगर अब भाजपा सरकार को छोड़ के आज़ाद साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज़ाद साहब एक सीनियर सियासतकार हैं हिंदुस्तान की, रियासत जम्मू कश्मीर की नहीं है, हिंदुस्तान की सियासतकार रहे। यहाँ उनका दौर बहुत करीब रहा है, 3 साल का, 2.5 साल का, एज चीफ मिनिस्टर। PDP के साथ उनके जो कांग्रेस के
आपस में थी, तो उसमें वो 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर थी। तो जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब का रोल बहुत महदूद रहा है। हिंदुस्तान में उनकी सियासत बहुत बड़ी रही है, 47 ईयर्स से महित उनकी। तो सियासत तंजीम बनाना या किसी और तरीके से सियासत करना उनका हक बनता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसमें कोई दो राय नहीं रखता, कोई तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक जो मेरी अपनी सोच है, जिस तरीके से आज़ाद साहब ने 370 को लेके इंतहाई खूबसूरत तरीके से लोगों में मायूसी का एक अंसर दाखिल कर दिया, लोगों के अजहान पे, लोगों की सोच पे 370 को लेके मायूसी का जो उन्होंने एक माहौल पैदा करने की कोशिश की, वो मुझे ठीक नहीं लगा। सियासत में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री आज़ाद साहब को ये बात याद रखनी चाहिए थी कि 370 पार्लियामेंट मेंबर नहीं थे किसानों के पास, लेकिन उन्होंने अपनी बात तो मनवा ली। उनके पास नहीं थे 370, अपर हाउस में 250 लोग नहीं थे उनके पास, लोअर हाउस में 370 लोग नहीं थे आज़ाद साहब उनके पास, लेकिन फिर भी दे कंपेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विड्रॉ दोज ऑर्डिनेंसेस। तो जब वो कर सकते हैं तो जमहूरी मुल्क में आप मायूस करें लोगों को कि ये नहीं हो सकता जब तक आप 370 पार्लियामेंटेरियंस पैदा करेंगे। जमहूरियत में मुतालबा अवाम की राय मोतबर होती है, आज नहीं तो कल। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा एतकाद है और आने वाले वक्त पे भी एतकाद है कि ये जो हमसे छीना गया है, ये इंशाल्लाह कश्मीरी कौम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए जो जमहूरियत की रूह होती है वापस दिया जाएगा। जी साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी सियासती चेहरे हैं, वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट की बात तो करते हैं, मगर जो यूथ जो है गलत राह पे चल रही है, यानी कि काफ़ी तरह ऐसे लोग हैं जो गलत राह पे चल रहे हैं, ड्रग के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठा रही और ना ही उस पर तवज्जो दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि बेरोज़गारी की वजह से लोग ड्रग्स में जा रहे हैं हमारे बच्चे। खालिस यही एक वजह नहीं हो सकती है, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन खालिस्तन यही वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जो बेरोज़गारी की शरह है वो मुल्क में सबसे ऊपर आ गई है। तो इतनी हमारी तादाद ड्रग्स में नहीं है, लेकिन एक मीनेंस के तौर पे जो रियासत इस वक्त फेस कर रही है, एक मुश्तरका सोच होनी चाहिए। इट्स अ वॉर, इट्स अ बैटल, इट शुड बी अ बैटल, इट शुड बी टेकन लाइक दैट। एक जंग है और इस जंग को अगर हम खालिस पुलिस पे छोड़ दें कि पुलिस की तरफ से इसका सद्भाव होगा, पुलिस की जिम्मेदारी है कैरियर को रोकना, ड्रग्स लेने वाले को सद्भाव करना, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सोसाइटी के, समाज के हर तबके फ़िक्र के, पेरेंट्स से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेके मुबल्लिगीन तक, मोहल्ला कमेटी तक, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी बनती है इसको रोकने के लिए। अपने बच्चे मानकर एक आंख रखना, एक नज़र रखना कि कौन सा बच्चा कहाँ कर रहा है। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? जो वालिदैन अपनी मसरूफियात में, बिजनेस में, नौकरी में ज़्यादा गुलमिल हो जाते, ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, दे विल हैव टू टेक ए रिकोर्स कि अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। मोहल्ले वाले, जैसे हमारे बचपन में पूरा मोहल्ला बच्चे की निगाह रखता था, बच्चे के ऊपर, बच्चे के हरकत और सकनात पर निगाह रखता था, आज फिर वही जज्बा हमें उसकी ज़रूरत है। दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट बात इस मसले पर करना चाहता हूँ, एक अजीब और गरीब मसला है कि 2-3 चीज़ों को हमने माना ये ड्रग्स हैं, चर्स ड्रग है, दवाई ड्रग है, ये चीज़ ड्रग है। आपको ये बात भी समझनी होगी, एक चीज़ है इसको इंक रिमूवर कहते हैं। पहले यहाँ लोग स्याही से, कलम से लिखते थे, उसको दुरुस्त करने के लिए इंक रिमूवर आता था, वो मिटा देता था और नए से लिखा जाता था। अब स्याही का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट शुड कंसिडर, अगर स्याही इस रियासत में अब इस्तेमाल नहीं होते, नो इंक इज़ यूज्ड, अब बॉल पेन्स का इस्तेमाल होता है, पार्क पेन्स का होता है जिनमें इंक भरी हुई होती है। तो अगर इंक यहाँ इंपोर्ट नहीं हो रही तो इंक रिमूवर किस वजह से इंपोर्ट हो रहा है? जब आपके रियासत में स्याही का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो स्याही मिटाने की जो दवाई है इंक रिमूवर, उसको माना ही नहीं जाता ये एक ड्रग है। थिनर जो पेंट में इस्तेमाल होता है, दैट इज़ ए ड्रग, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कानून के जद में नहीं आ रही है, एंड दोज थिंग्स आर अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, उन पे भी रोक लगानी है। अगर आप खाली परोक्सिमान टेबलेट को या खांसी की दवाई को या चर्स को मान कर चलते हैं कि ये ड्रग है, तो मैं कहता हूँ इंक रिमूवर उससे ज़्यादा खतरनाक ड्रग है। थिनर जो पेंट में इस्तेमाल है उससे ज़्यादा ड्रग। कौन सा पहल हमें इस चीज़ के लिए करनी चाहिए? फर्स्ट, सोसाइटी को जागरूक करना है।
खाली पुलिस पे दबाव डालना, खाली पुलिस को ये इल्ज़ाम लगाना कि वो काम नहीं करें, दे आर डूइंग देयर जॉब। फाइनली मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ पुलिस का जो काम है उस मामले, और पिछले 2-3 साल से खुसूसन मैं कहूँगा कि पुलिसिंग फाइन, बहुत ज़बरदस्त दबाव है। लेकिन सोसाइटी पुलिस को भी अवाम में बेदारी लाने के लिए काम करना पड़ेगा। सोसाइटी के हर वॉक ऑफ लाइफ जो है, सोसाइटी का हर तबका जो है, उनको इसमें हमने साथ लेकर चलना पड़ेगा। कॉलेज में, टीचर्स में, मोहल्ला कमेटीज़ में जो इमाम साहिबान हैं उनको, और पेरेंट्स को, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग अगर आप पॉइंट देखेंगे तो इट इज़ द नेग्लिजेंस ऑफ द पेरेंट, उसके बाद बच्चा हाथ से निकल जाता है, उसके बाद इलाज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला कारण ये है कि पेरेंट की निगाहदाश्त बच्चे पे कम हो जाती है, वो अपने मसरूफियात में बिजी हो जाता है, बच्चा अलग हो जाता है, बच्चे से मिलना कम हो जाता है, इंटरेक्शन माँ बाप की कम होती है। देयर वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स फर्स्ट, चिल्ड्रन को, मोहल्ले वालों को, मस्जिद कमेटी को, मोहल्ला कमेटी को। ए चाइल्ड इज टू बी टेकन ए चाइल्ड ऑफ द एरिया, चाइल्ड ऑफ द मोहल्ला, चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट, जो पूरी गली है, जो मोहल्ला है, उसका बच्चा है ये। हर किसी को सिर्फ अपने काम से, अपने बच्चे से मतलब नहीं रखता है। सोसाइटी के सारे बच्चे हमारे अपने हैं। अगर कोई बेवाड़ हो जाता है, कोई बेराह हो जाता है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है समाज में हर तबके की उस पर निगाह रखे, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे खुर्शीद साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने यूथ की बात उठाई, और हमारे माशरे में भी हमें छानना चाहिए, हमारी कौम में भी हमें छानना चाहिए थी कि किस तरीके से जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है और कौन आखिरकार बढ़ावा दे रहा है। हर बात रही इलेक्शंस की, तो इलेक्शन जल्द ही आने वाले हैं और इलेक्शन की तैयारियां भी जो है बाकायदा तौर नज़र आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्शंस इस बार के होंगे वो बड़े देखने वाले होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसी नई पार्टियाँ जो है जो तश्कील दी गई हैं, और उसके बावजूद ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्शंस में इस बार जो टक्कर होने वाली है वो बड़ी ही सख्त होगी। आप देखते रहिए दी टाइप राइटर जावेद खान के साथ।